हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करें इंस्टीट्यूट। तो पिछली क्लास आपने देखी, बहुत ही मज़ा आया। हमने बहुत ही बेसिक सी बातें की कि अम्ल क्षार क्या होते हैं और किस तरीके से हम सूचक का प्रयोग करके अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने और भी एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कि मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन अपने संश्लेषित सूचक हुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये आपको पता है जो आप रेगुलर वीडियो देखते हो, है ना। तो पिछली क्लास जहाँ पे ख़त्म हुई थी ना, उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक, मतलब कि लास्ट एपिसोड तक हमने ये पढ़ा था कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जाकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, एसिड बोलते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और पिछली क्लास से हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी हुआ करते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। बेसिकली जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, है ना। और जो कार्बनिक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक वाले एसिड है, ठीक है, जिनका जो सोर्स होता है बेसिकली वो एक लिविंग थिंग से होता है, वो हमारे पास वीक एसिड हुआ करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, जो अपना 4th नंबर का चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे इस पर। ठीक है, तो फिलहाल एसिड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, प्रबल है कि दुर्बल है, इसको लेकर इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम उस पर बातें नहीं करते हैं। तो चलिए, तो पिछली क्लास तक जहाँ पे हमने खत्म किया था, तो आपको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं सर, एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलकर देखते हो तो आपको कई सारी एक्टिविटी दिखती है, और हमने ये भी समझा था कि ये प्योरली चैप्टर एक एक्सपेरिमेंटल वाइज चैप्टर है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ हो रहा है उसे हम लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। चलिए, तो अपना एनसीईआरटी में जो एक एक्सपेरिमेंट है उसी पर हम बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट इस बात को लेकर है, देखिए एक्सपेरिमेंट को लिखा है वो एक्टिविटी, क्या लिखा है, एक्टिविटी। ठीक है, और उस एक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें हैं मैं उस चीज़ को आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, समय को सेव करने के लिए, है ना, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो आपका, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एज इमेज के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट की चीज़ें दिखा दूंगा और मैं आपको केवल समझाता चलूँगा। जहाँ पर रिएक्शन को लिख कर समझाने वाली बात आएगी वहाँ मैं आपको रिएक्शन को लिख कर समझाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको स्लाइड के फॉर्म में दिखाकर चीज़ों को समझा दूँगा, जिससे कि कम से कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी देखते हो ना, तो आपको दिखता है कि सर जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, जो भी हम पढ़े थे इससे पहले, प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार कि लेबोरेटरी में किस तरीके से हम एसिड एंड बेस का पहचान करते हैं। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी में जो क्रियाकलाप 2.1 दिख रहा होगा, जो एक्टिविटी 2.1 दिख रही होगी, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक, क्या होता है सर, मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, देखिए 2.1 आपको एक्टिविटी दिख रही होगी। ठीक, एंड मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ। ठीक, आपको 2.1 एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहली हेडिंग होती है ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं सर, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है कि मेरे पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ एसिड दिए हुए हैं और बेस दिए हुए हैं। अब कौन सा, कुछ कंपाउंड दिया हुआ, मैंने एसिड और बेस बोल दिया, आपको इस बात की पहचान करनी है कि इनमें से कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है सर उद्देश्य। इस उद्देश्य को आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए प्रॉपर उद्देश्य को पढ़कर दिखाता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देखिए, है ना, चलिए आपको स्लाइड में दिखाता हूँ यहाँ। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि क्रियाकलाप 2.1, ठीक है, अपना उद्देश्य क्या है, प्रयोगशाला में उपस्थित अम्ल एवं क्षारकों की पहचान करना। ठीक है, तो अब ये पहला उद्देश्य क्या है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसका उद्देश्य ये है कि हम लोग लैब में जाएंगे। ठीक, अब मेरे पास पदार्थ दिए जाएंगे, वहाँ पर मुझे अम्ल तथा क्षार की पहचान करनी है। ठीक, ये हमारा उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, सामग्री लिखी होगी, सामग्री। ठीक है, ऑपरेटर्स। तो हम लोग अम्ल क्षार का पहचान करने के लिए किस सूचक का प्रयोग करते हैं, तो मुझे सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सामग्री में क्या लिखा है, अम्ल व क्षार के नमूने, वॉच ग्लास, सूचक आदि। ठीक है, तो बेसिकली ये प्योरली एक्सपेरिमेंट वाइज चल रहा है, जहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, अम्ल तथा क्षार की पहचान करना है। उसके बाद सामग्री में क्या है कि मेरे पास सैंपल दिया जाएगा, है ना, सैंपल्स जिसे हम बोलते हैं नमूने। ठीक है, मुझे अम्ल तथा क्षार की पहचान करनी है, सैंपल। ठीक है, फिर वॉच ग्लास, बेसिकली ग्लास में हम थोड़ा सा सैंपल रख कर
ठीक, फिर उसकी पहचान करेंगे कि ये सैंपल अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक, और इसके लिए मुझे सूचक भी लगेगा, जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। सूचक से हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ है ना अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक है, तो फटाफट चीज़ों को हम समझते हैं। तो आप स्लाइड में एक बार देख लेना, मैं स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है सर उद्देश्य, ठीक है, दिख रहा है उद्देश्य, मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिर क्या देखिए सामग्री आपने पढ़ ली कि सर अम्ल तथा क्षार के नमूने चाहिए, और वॉच ग्लास, सूचक आदि। वॉच ग्लास वही जिस ग्लास में हम उस नमूने को सैंपल को रखेंगे, फिर इस सैंपल की पहचान करेंगे कि ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक, इसके नीचे जो अपनी हेडिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक, तो बेसिकली अब यहाँ पर आप लोग थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेना, मैं उसे आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। देखिए, अब मुझे कई सारे एसिड दिए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे कई सारे एसिड गिवन है। ठीक, जैसे कि सर HCl है, H2SO4 है, HNO3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर अपना एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक, दिख रहा है आपको सर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, एंड अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दिया हुआ है। ठीक, फिर आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। ठीक, फिर अपना MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड जिसमें कि आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, हम यहीं पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और समझेंगे। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये जितने भी एसिड और बेस दिए हुए, मुझे पता है कि सर एसिड भी है बेस भी है। ठीक, अब इन पदार्थों का मुझे पहचान करना है सूचक की सहायता से कि कौन कौन से एसिड हैं और कौन कौन से बेस हैं। हालांकि हम पढ़कर जान जाते हैं कि सर HCl तो एसिड होता है ना। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट आप पढ़िए, ऊपर दिए हुए प्रत्येक विलयन की एक बूथ। ठीक, चलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ता हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। क्या होगा, बेसिकली हम वॉच ग्लास लेकर आएंगे। वॉच ग्लास में जो मेरे पास विलयन दिया हुआ है उसकी एक बूंद डालेंगे, बूंद डाला। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सूचक का प्रयोग करके हम इस बात का पता लगाएंगे कि जो अपना सैंपल था वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। ठीक, अब सर सूचक कैसे, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर कि जो सूचक है, ठीक, अब मेरे पास एक प्राकृतिक सूचक होता है, याद है, लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि जो दिया हुआ सैंपल है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक, तो लिटमस पेपर आपको याद होगा, अनिल नीले को लाल, तो जो एसिड होते हैं वो सर नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तो हम लिटमस पेपर से इस तरीके से अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं। ठीक, अच्छा सर, इसके अलावा आपने ये भी बताया था कि हमारे पास सिंथेटिक सूचक भी हुआ करते हैं, जैसे फिनाप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो हमें मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन इसका भी प्रयोग करके इस बात का पता लगाना है कि जो अपना सैंपल दिया जा रहा है लैब में, ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर प्योर इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है, एसिटिक मीडियम में आपको याद रेड कलर का था, रेड पिंक है ना, लाल गुलाबी। तो एसिटिक मीडियम में मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, जबकि बेसिक मीडियम में वो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और फिर हमने देखा था सर फिनाप्थलीन, तो बेसिकली फिनाप्थलीन एसिटिक मीडियम में सर कलरलेस था, यानी कि रंगहीन था, और बेसिक मीडियम में सर वो पिंक होता है, गुलाबी होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वॉच क्लास में सैंपल रखते जाएंगे नमूने, फिर हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करके, है ना, या फिर जो अपना मेथिल ऑरेंज है और जो अपना फिनाप्थलीन है, इस इंडिकेटर का प्रयोग करके इस सैंपल से हम पता लगाएंगे कि जो अपना सैंपल है वो एसिटिक है कि बेसिक है। ठीक, चलिए, तो आपको चार्ट दिख रहा होगा। बेसिकली ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है, और इस तरीके से हम फाइलें भी बनाते हैं। अगर कभी आप लैब में जाओगे, 11th-12th की आपको स्पेशल लैब होगी, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से फाइल बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर मुझे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला, अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम ये NCERT वाला 10th के लिए क्या लिखता है, क्रियाकलाप लिखता है, एक्टिविटी लिखता है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला पॉइंट होता है सर ऑब्जेक्ट, कि मुझे करना क्या है, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य। ठीक, तो उद्देश्य मुझे क्या पता है कि नमूने का पता लगाना है। नमूना मतलब सैंपल, इंग्लिश का नाम कितना अच्छा है ना। सैंपल में मुझे पता लगाना है कि ये सैंपल एसिडिक है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रॉपर सामग्री, यानी कि सर ऑपरेटर यूज, यानी कि हम किस किस सामग्री का प्रयोग करेंगे अपने लैब में। तो हमें क्या सामग्री यूज करनी है, हमें सूचक यूज करना है। ठीक है, जिसमें से सूचक क्या हो सकता है, मेथिल ऑरेंज फिनाप्थलीन हो सकता है सूचक। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद लिखा हुआ मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, कि किस तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, वो आप इस टेबल में देख लेना जो मैंने आपको समझाया है।
ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करना है। इसके बाद हम बनाते हैं सर ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी कि सर प्रेक्षण सारणी, है ना, प्रेक्षण सारणी। अब इस टेबल में देखना लिखा है सर प्रेक्षण सारणी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक, अब हम टेबल बनाकर वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या क्या देखा। ठीक, तो प्रेक्षण सारणी यानी कि ऑब्जर्वेशन टेबल। इसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं सर रिजल्ट यानी कि परिणाम। ठीक है, और इस रिजल्ट को शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है निष्कर्ष। ठीक है, फिर हम लास्ट में लिखते हैं रिजल्ट क्या होगा। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको यही चार्ट के फॉर्म में समझाता चलूँगा। अब देखिए, अब मुझे पहले से पता है, मैंने आपको जानकारी दे दी है कि हम सूचक की सहायता से किस तरीके से अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं। ठीक, तो आपको चार्ट में दिख रहा होगा। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा है सर, विलियन का नमूना, ये अपना ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक, तो उधर से दिख रहा होगा आपको विलियन का नमूना। ठीक, नमूने में क्या क्या सर है, देखिए HCl H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, CH3CWH एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, एंड अवर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड देन अवर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, दिख रहा है, तो ये मेरे पास विलियन का नमूना हुआ। ठीक, अब सेकंड आपको कॉलम दिख रहा होगा, स्तंभ दिख रहा होगा, जहां पर यूज हुआ है लाल लिटमस पेपर। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर का एक कॉलम एंड देन ब्लू लिटमस पेपर का एक कॉलम, नीला लिटमस पेपर। ठीक है, यानी कि लाल लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को मैं इस सेकंड वाले कॉलम में लिखूंगा। ठीक, फिर अपने पास नीला लिटमस पेपर एंड देन अपने पास फिनाफ्थलीन विलियन। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि फिनाफ्थलीन एज ए विलियन के रूप में होता है। अब इस विलियन का प्रयोग हम करते हैं दूसरे विलियन का पता लगाने में कि वो अम्ल है कि क्षार है, या फिर वहाँ पर मेरे पास सैंपल हुआ करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ जिससे कि चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आए आपको। ठीक, तो समझा आपने, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, फिर फिनाफ्थलीन का विलियन, दिख रही है आपको हेडिंग, है ना, एंड लास्ट में अपना मेथिल ऑरेंज का विलियन। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है ना, जितने भी लाइन से एसिड लिखे हुए हैं HCl H2SO4 HNO3, है ना, एसिटिक एसिड, जो एसिड होते हैं वो लाल लिटमस पेपर पे तो कोई इफेक्ट डालेंगे ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। एसिड क्या होते हैं सर, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो लाल वाले कॉलम में देखो लिखा है कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि एसिड लाल लिटमस पेपर पे कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे सर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ एसिड के आगे लाल लिटमस पेपर वाले कॉलम में। ठीक, अब मुझे सर पता है कि जो एसिड होते हैं, अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को नीले वाले को लाल कर देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे सर, नीले लिटमस पेपर वाले कॉलम में लिख देते हैं कि क्या हुआ, लाल, यानी कि जो एसिड था वो नीले को लाल कर दिया। तो देखो लिखा होगा, है ना, ब्लू लिटमस पेपर वाले कॉलम में क्या लिखा है सर, जहाँ तक एसिड है HCl H2SO4 HNO3 फिर एसिटिक एसिड, सब जगह क्या लिखा हुआ है सर, लाल लिखा हुआ है ना, लाल। ठीक, समझ में आ गया, सही है। अब देखिए फिनाफ्थलीन, अब आगे फिनाफ्थलीन का कॉलम है। फिनाफ्थलीन क्या होता है सर, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, तो जितने भी एसिड थे उसके आगे सर लिखा है कलरलेस, यानी कि रंगहीन। क्या लिखा है, रंगहीन। मतलब जब मैं HCl का सैंपल लेकर आया और उसमें मैंने फिनाफ्थलीन डाला तो क्या हुआ, कलरलेस, यानी कि जो फिनाफ्थलीन था, मतलब जो HCl का कलर पहले से था वही कलर बना रहा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या सर, वो एसिड था। ठीक, तो जितने भी एसिड होंगे, एसिड के लिए फिनाफ्थलीन के कॉलम में क्या लिखा है सर, कलरलेस लिखा हुआ है। ठीक, अब जो अपना लास्ट कॉलम है मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हम पढ़ रखें कि सर रेड पिंक, यानी कि लाल गुलाबी कलर का दिखता है। तो देखो जहाँ तक एसिड थे, सभी एसिड के लिए फिनाफ्थलीन हो गया मेथिल ऑरेंज, तो सभी एसिड के लिए मेथिल ऑरेंज वाले कॉलम में क्या लिखा है सर, गुलाबी लाल, लिखा है ना, गुलाबी लाल। ठीक, तो ये गुलाबी लाल बेसिकली कलर आएगा, हम सैंपल लेकर आएंगे। ठीक है, अब जैसे HCl है तो सैंपल सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, फिर हम मेथिल ऑरेंज लेकर आएंगे, HCl में डाल देंगे। ठीक है, फिर मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, तो ये सॉल्यूशन दिखता है लाल गुलाबी रंग का, है ना, हल्का हल्का लाल भी है, गुलाबी है। तो इसका मतलब कि सर ये एसिड था, तभी ऐसा हो पाया मेथिल ऑरेंज के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए NaOH से लेकर NH4OH तक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, NaOH से लेकर NH4OH तक, ये सभी बेस हैं, सभी क्षार हैं। तो क्षार क्या करते हैं सर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो सभी बेस के लिए, सभी क्षार के लिए जो मेरे पास लाल लिटमस पेपर वाला कॉलम है, देखिए वहाँ पर लिखा है नीला।
ठीक है, नीला। ठीक, चलिए अब जो बेस होगा, बेस का नीले लिटमस पेपर पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो बेस के लिए नीले लिटमस पेपर वाले कॉलम में क्या लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है। मुझे यही टेबल आपको समझानी है और आपको समझना है। अब मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा, तो जब आप लैब में जाओगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ पहले से क्या आपके साथ व्यतीत होने वाला है, उस वक्त अगर आपको पता रहता है तो आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और वाइवा में भी अच्छे से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए अब सर आता है फिनाफ्थलीन की बारी। तो फिनाफ्थलीन जो होता है वो बेसिक मीडियम में सर पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी कलर का होता है, ये बात हमें पता है। तो आप देखो सभी बेस के लिए NaOH से लेकर NH4OH तक सभी बेस के लिए फिनाफ्थलीन वाले कॉलम में क्या लिखा है सर, गुलाबी। क्या लिखा है, गुलाबी, है ना। यानी कि हम बेस लेकर आए थे सॉल्यूशन, बेस का विलियन, मैंने उसमें फिनाफ्थलीन डाल दिया, तो अब जो विलियन था वो गुलाबी रंग का हो गया। तो गुलाबी रंग का हुआ, इस बात से हम ये पहचान कर लिए, कलर बदल गया, इस बात से हमने ये पहचान की कि जो दिया हुआ विलयन था वो सर क्षार था। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो कि 11th में जाकर अच्छे से यूज होते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, फिर आगे चल के कॉलेज वगैरह में भी यूज होते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि सर फिनाफ्थलीन यानी कि सभी क्षार के लिए फिनाफ्थलीन वाले कॉलम में गुलाबी गुलाबी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। ठीक, अब मेथिल ऑरेंज का सर क्या है, मेथिल ऑरेंज आपने बताया था कि बेसिक मीडियम में पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है, यानी कि सभी बेस के लिए मेथिल ऑरेंज का जो कॉलम होगा बेस के लिए सब येलो लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, आप देखो पीला लिखा हुआ है, पीला 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 पीला। ठीक है, समझ में आता है। तो इसे हम बोलते हैं सर ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मुझे इस तरीके से ही आपको पढ़ाना है। ये हो गया अपना ऑब्जर्वेशन टेबल। तो एक्चुअल में क्या था कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको लैब में मिलेगी, है ना, वहाँ पर जो लिटमस पेपर का कॉलम है, फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज का जो कॉलम है, वो कॉलम सारे खाली होंगे, कोई भी फिल नहीं होगा। बस आपको सैंपल दिए हुए हैं, आपको नमूने दिए हुए हैं, सैंपल दिए हुए हैं ना। तो इस सैंपल में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक्चुअल में देखना है कि क्या कलर आया, फिर उसको आपको इस टेबल में फिल करना होता है। ठीक, अब इसके नीचे हम लिखते हैं निष्कर्ष। तो मैं आपको निष्कर्ष भी दिखा देता हूँ, यानी कि रिजल्ट। ठीक है, तो निष्कर्ष आपको मैं दिखा देता हूँ। तो निष्कर्ष में वही लिखा हुआ है, आप चीज़ें पढ़ लेना कि रंग का परिवर्तन होने से हमें पता चल गया कि कौन सा विलयन एसिड होगा और कौन सा विलयन बेस होगा। ठीक है, रंग के चेंज होने की वजह से। तो आप निष्कर्ष पढ़ लो, जो मैंने आपको बताया वही निष्कर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और आपको ये बात समझ में आ गई कि NaOH, ठीक है, और NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, है ना, ये सब सर क्या है, क्षार है। ठीक है, और जो अपने HCl, H2SO4, HNO3, है ना, एंड CH3COOH, ये सब अपने अम्ल होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर। और अपना ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 2.1 खत्म। ठीक, चलिए तो कुछ लिखना नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया है। आप ये एक्सपेरिमेंट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हो अपने लिए। मेरा काम है इस वक्त केवल समझाना। ठीक है, चीज़ें मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरीके से समझाना मेरे ख्याल से सही है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं सर, है ना, क्रियाकलाप 2.2 पर। सर किस पे आते हैं, क्रियाकलाप 2.2 पर। ठीक है, 2.2 पर अब समझते हैं एक नई चीज़, है ना। अब आपको देखो NCERT का मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना, क्रियाकलाप 2.2 है। अब बेसिकली कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनमें गंध में चेंज होता है। ठीक, अभी तक जो भी हमने सूचक देखा, जैसे इंडिकेटर देखा, इंडिकेटर में जैसे हमने देखा मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, लिटमस पेपर, यहाँ पे कलर में चेंज हो रहा था। तो सर कलर में चेंज होने से हमने इस बात का पता लगाया कि जो दिया हुआ नमूना है ना, कितना अच्छा लगता है, जो दिया हुआ नमूना सैंपल है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक, चलो ये बात खत्म। अब हम एक नई दुनिया में आते हैं। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ का ना गंध बदल जाता है। गंध को बोलते हैं हम स्मेल, हिंदी इंग्लिश का एक और नाम है ऑर्डर, है ना, स्मेल। मतलब कुछ पदार्थ में गंध में चेंज होने की वजह से हम इस बात का पता लगाते हैं कि जो दिया हुआ सैंपल है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक है, तो ऐसे सूचक जिनमें गंध में परिवर्तन हो जाता है, और गंध में परिवर्तन होने से हम पता लगा लेते हैं कि जो अपना सैंपल नमूना है वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। इस प्रकार के सूचक को हम क्या सर बोलते हैं, गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं सर, गंधीय सूचक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला करते हैं इसको हम इंग्लिश में। क्या बोलते हैं सर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक, तो मैं इस बात को थोड़ा लिखवा भी देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ठीक। तो अब जो मैंने आपको टेबल दिखा ली, है ना, इसमें से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो हम एक्टिविटी 2.2 है, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनका अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम में गंध अलग अलग होता है ना। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में गंध अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के सूचक को हम सर क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। क्या नाम है सर, गंधीय सूचक। और इंग्लिश में सर क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि सर गंधीय सूचक। ठीक, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं और मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें स्लाइड में दिखाकर समझा दूंगा। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंट क्या है ना कि मुझे अब की बार सैंपल का पता लगाना है किस चीज़ का यूज़ करके, इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का प्रयोग करके यानी कि गंधीय सूचक का प्रयोग करके। ठीक, यहाँ तक सर क्लियर है कि गंध में परिवर्तन होने से हम पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ सैंपल है वो अम्लीय होगा कि सर क्षारीय होगा। ठीक, चलिए तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो अपने प्याज, ऑनियन, वेनिला, ठीक है, क्लोव यानी कि लौंग, 3 बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे आज बात ही केवल करनी है। ठीक है, लिखवाने वाला पार्ट कुछ है नहीं। ठीक, चलिए तो जैसे प्याज देखा, ऑनियन, प्याज की एक विशिष्ट गंध होती है। जब प्याज काटते हो तो अजीब सा महकता है ना, यानी कि कहीं पर अगर प्याज रखा है, प्याज कटे हुए रखे हैं तो आप उसकी गंध यानी कि सूंघ कर पता लगा लेते हो कि अरे यहाँ तो प्याज रखा हुआ है ना, इसमें प्याज ज़्यादा है, प्याज कम है, ऐसे। तो प्याज एक हो गया। दूसरा सर वेनिला, वेनिला आइसक्रीम अगर आपने खाई हो तो आपने देखा होगा कि वेनिला का जो महक होता है ना, जो गंध, जो स्मेल होती है, वो एक स्पेसिफिक, एक अलग उसके पास स्मेल है, एक विशिष्ट स्मेल है। अगर आपको 3 आइसक्रीम लेकर आए, वेनिला, बटर स्कॉच और चॉकलेट वाला, ठीक है, आपकी आंखें बंद कर दें और जो लोग शौकीन है, जो लोग खाते हैं, है ना, अब उनको एक एक करके हम केवल स्मेल करवाएं। तो अगर वो वेनिला स्मेल किया, बाद में बटर स्कॉच स्मेल किया, फिर सर चॉकलेट वाला स्मेल किया, तो स्मेल से बता देगा कि हाँ ये वेनिला है, ये बटर स्कॉच है और ये अपना चॉकलेट वाली है। ठीक, यानी कि स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि जो अपना दिया हुआ पदार्थ है वो क्या था। ठीक, तो 3 यानी कि ये 3 प्रकार, ये जो 3 पदार्थ हैं इन्हें हम बोलते हैं सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि सर गंधीय सूचक, है ना। प्याज, वेनिला और लौंग, इन्हें हम बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं सर? गंधीय सूचक। ठीक है, तो ये तो होता है। ठीक, लिखवाने वाला कोई पार्ट है नहीं, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं। ठीक, तो अब की बार एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, फिर आपको समझने में आसानी होगी, है ना। चलिए अब देखिए, जो भी बेस होते हैं ना, बेस क्या करते हैं कि इन जो गंधीय सूचक थे, इनका जो स्पेसिफिक स्मेल है, इनका जो विशिष्ट स्मेल है, इस स्मेल को ख़त्म कर देते हैं, इस स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो क्षार होते हैं ना, क्षार जो ऑनियन का जो स्मेल है, जो ऑनियन का एक विशिष्ट सुगंध है, इस सुगंध को ख़त्म कर देता है, इसका प्रभाव ख़त्म कर देता है ना। तो जितने भी क्षार होंगे, क्षार क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो मेरे पास गंधीय सूचक है, इनसे इनकी स्मेल को छीन लेते हैं, या फिर हम बोले कि इनकी स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक, लेकिन जो अम्ल है, अम्ल ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम अम्ल के साथ इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को यूज़ करें, गंधीय सूचक को यूज़ करें, तो अम्ल इनकी जो विशिष्ट सुगंध है, इस सुगंध को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ से हम इस बात का पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ सैंपल है वो अपना क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्षारीय सोल्यूशन होता है तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अगर हम क्षारीय सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, अगर हम क्षारीय विलयन का प्रयोग करते हैं, तब प्याज की जो विशिष्ट गंध थी ना, वो मुझे नहीं आती है। ये बात मैं पहले आपको बता दिया, है ना। और अगर प्याज की विशिष्ट गंध आती है, इसका मतलब कि वो सर अम्लीय विलयन था। ठीक, चलिए अब आते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट पे। ठीक, चलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें आप समझिएगा, है ना। तो मैंने आपको दिखाया। ठीक, अब यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक, तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। टेबल आपको दिख रही है? ठीक, तो आप यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको दिखा रखी है कि आप देखो, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अब ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए फिर से हम देख लें सर एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2। ठीक है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ एक बार देख लूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब देखिए एक्टिविटी 2.2 आपको यहाँ पर दिख रही होगी, 2.2। ठीक, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। सर उद्देश्य क्या है? गंधीय सूचक से अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब की बार हम गंधीय सूचक का प्रयोग करके अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति का अध्ययन करेंगे। और ये बात मुझे सर पहले से पता है कि जो गंधीय सूचक होते हैं, उनका जो स्मेल होता है, जो उनकी सुगंध है, वो क्षारीय माध्यम में खत्म हो जाती है और अम्लीय माध्यम में सेम की सेम वैसे ही रहती है। ठीक, चलिए तो अब सामग्री का मतलब वही क्या क्या हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो लिखा हुआ है प्याज, प्याज यूज करना मुझे। हमने
एक विलियन के तौर पे, सैंपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे पहले से पता है ये अम्ल है, लेकिन अब की बार मुझे इस गंधीय सूचक का प्रयोग करके पता लगाना है कि ये अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया है एज ए सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, कॉमा लौंग लिया है, कॉमा वेनिला। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, वेनिला है। ठीक, चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। आपको क्रियाविधि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ चार्ट के फॉर्म में, इस क्रियाविधि को पढ़ लीजिएगा आप। इस क्रियाविधि को मैं समझाता हूँ, फिर अपना जो ऑब्जर्वेशन है, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन समझा देता हूँ, फिर जो अपने पास निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि जो परिणाम आएगा, उस निष्कर्ष को भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, उस निष्कर्ष को भी हम लोग समझ लेंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसमें चीज़ें लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरे पास प्याज है, ठीक है, प्याज को हम बारीक काट कर, है ना, अब उसमें हम लोग कपड़े के टुकड़े को प्याज के साथ रख कर बांध देते हैं। ठीक, देखिए एक्चुअल में हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि कपड़े में ना प्याज की सुगंध आ जाए, है ना, और हम चाहते हैं कि कपड़े में, और जो मेरे पास क्या था, वेनिला की सुगंध आ जाए। हम चाहते हैं कि कपड़े में क्लोव यानी कि लौंग का सुगंध आ जाए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आपको लिखा होगा, बारीक कटे हुए प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में रखकर कसकर बांधकर रेफ्रिजरेटर में हम लोग रख देते हैं। अब इस कपड़े के टुकड़े का प्रयोग अम्ल तथा क्षार की जाँच के लिए करते हैं। ठीक है, इनमें से 2 टुकड़े लेते हैं, उनकी गंध की जाँच करते हैं, इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें, है ना, एक टुकड़े पर HCl तथा दूसरे टुकड़े पर NaOH की बूंद डालते हैं। दोनों टुकड़े को जल में धोकर पुनः गंध की जांच करते हैं। फिर जो प्रेक्षण आता है उसको नोट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को। फिर क्या सर, एक परख नली में, है ना, HCl सोल्यूशन लेते हैं, फिर NaOH का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अब थोड़ा सा तनु वेनिला लेते हैं। ठीक है, और फिर लौंग, है ना, तनु वेनिला, है ना, वेनिला लेते हैं, फिर हम लोग लौंग लेते हैं, लौंग का तेल लेते हैं, बेसिकली लौंग का तेल यूज होता है। अब इनकी गंधों को जांच करते हैं। ठीक है, यानी कि इस परख नली में हम लोग बूंद के रूप में तनु वेनिला और लौंग के तेल को डालते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि गंध का क्या हुआ, है ना, फिर गंध का क्या हुआ। ठीक है, तो अब इस चीज़ों को मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। ठीक, चलिए, तो क्या हुआ कि मैंने बारीक प्याज को काट कर उसमें कुछ कपड़े के टुकड़े, है ना, कपड़े के टुकड़े उसमें काट कर मैंने रख दिए, उसको अच्छे से बांध दिया और बांध कर मैं उसे फ्रिज में रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ समय बाद हम निकालेंगे उस कपड़े को, तो इस कपड़े में जो कि प्याज के साथ रखा हुआ था, अब इस कपड़े में ना प्याज की सुगंध आ चुकी है। अब इस कपड़े को मैं सूंघूंगा तो हाँ सर प्याज महक रहा है। ठीक, अब क्या होता है, अब मैं इस कपड़े को लेकर आता हूँ, कपड़ा रखता हूँ, फिर इसमें, है ना, सैंपल लेकर आता हूँ HCl का, पहले NaOH का लेकर आता हूँ। ठीक है, NaOH का सैंपल लेकर आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इस सैंपल की 2 से 3 बूंद इस कपड़े पर डाला। ठीक, दूसरा कपड़ा लेकर आया, फिर मैं HCl की 2 से 3 बूंद कपड़े पर डालता हूँ। समझे, कपड़ा रखा था दोनों इस तरीके से, 2 कपड़े रखे हुए हैं, 2 कपड़े का टुकड़ा। ठीक, HCl की कुछ बूंद मैंने लिया ड्रॉपर से, HCl की मैंने कुछ 2-3 बूंदें डाली, फिर दूसरे कपड़े पर मैंने क्या किया, NaOH की 2-3 बूंदें डाली। ठीक, अब इस सुगंध को मैंने सूंघा, इसको सूंघा, फिर रख दिया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट करना है जो बोल रहा है, सूंघा रख दिया। ठीक है, इतना बात किया, सही। अब क्या हुआ, अब मैं फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लेकर आया, है ना, 2 टेस्ट ट्यूब लेकर आता हूँ, है ना, एक में मैं क्या करता हूँ, वेनिला डालता हूँ। क्या सर, वेनिला डालता हूँ, वेनिला एसेंस आता है मेरे पास। फिर दूसरे में मैं लौंग का तेल डालता हूँ। सर क्या चीज़, लौंग का तेल, एक में वेनिला, दूसरे में लौंग का तेल। ठीक, अब मैं वही एक HCl का जो मेरे पास सैंपल था, फिर NaOH का सैंपल था, ये टेस्ट ट्यूब। ठीक, अब मैं एक एक करके पहले HCl में वेनिला को डालता हूँ टेस्ट ट्यूब में, फिर सूंघता हूँ, रख देता हूँ, फिर मेरे पास NaOH में वेनिला डाला, सूंघा, रख दिया। ठीक, अब फिर से मैं उठाया HCl को, अब की बार मैंने सिंपल लौंग की कुछ बूंदें डाली, इसको सूंघा, रख दिया, फिर NaOH को लिया, लौंग की कुछ बूंदें डाली, सूंघा, रख दिया। ठीक, अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन आता है, इस ऑब्जर्वेशन को मुझे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट अपना ये कह रहा था, सही है। चलिए, तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया, प्रेक्षण किया कि 2 कपड़े के टुकड़े जिनको हम प्याज में रखकर निकाले थे, इन 2 कपड़े के टुकड़े पे जब मैं कपड़े के टुकड़े पे NaOH की 2-3 बूंदें डालता हूँ और उसको सूंघता हूँ, तो इसमें से प्याज की गंध खत्म हो चुकी है, प्याज की गंध खत्म हो चुकी है। ठीक है, और जब मैं कपड़े के टुकड़े पे HCl की कुछ बूंदें डालता हूँ तो इसमें से अभी भी प्याज की महक आ रही है, ठीक है। और ये बात तो मुझे पहले से पता है ना कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, जो गंधीय सूचक होते हैं, अगर
इन पे अगर मैं बेस डालूँ, अगर मैं क्षार डालता हूँ तो क्षार क्या करते हैं, इनकी गंध को ख़त्म कर देते हैं। और अगर मैं अम्ल डालता हूँ तो गंध को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, अभी भी इनमें से गंध आ रही होती है। ठीक, तो इस बात से मैंने पता लगा लिया कि मैं कपड़ा लेकर आया वही प्याज वाला, इस पर मैंने सैंपल लेकर आया, सैंपल ए सैंपल है, ये सैंपल में HCl है कि NaOH है मुझे नहीं पता है। इस सैंपल से मैंने 2-3 बूंदें ली, इस कपड़े पर मैं इसको डालता हूँ, ठीक है, इसको सूंघता हूँ, सर सुगंध नहीं आ रही है, गंध नहीं आ रही है। इसका मतलब कि जो सैंपल था ना वो NaOH का सैंपल था, क्योंकि NaOH ही ऐसा कर पाता है। तो ऐसे मैंने पता लगा लिया कि NaOH का सैंपल था सुगंध करके। ठीक, अब फिर से मैं वही कपड़ा लेकर आया जिसको मैं प्याज पे रखा था, सैंपल B लेकर आता हूँ, सैंपल B 2-3 बूंदें निकालता हूँ, इस कपड़े पर डालता हूँ, फिर सूंघता हूँ, सर प्याज की खुशबू तो आ रही है, प्याज की खुशबू आ रही है। इसका मतलब कि जो अपना सैंपल था वो HCl का था, अम्ल का था। तो इस तरीके से मैंने सूंघ कर पता लगा लिया, सुगंध करके पता लगा लिया कि जो सैंपल था वो अम्ल था कि क्षार था। ठीक, चलिए, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, प्याज के कपड़े वाले टुकड़े के साथ किया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, सेम वे में वेनिला एसेंस जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, और फिर लौंग का तेल, तो जो वेनिला एसेंस के साथ होगा वही लौंग के तेल के साथ होने वाला है। ठीक, क्या किया मैंने, है ना, अब ऐसे कर सकते हो, मैंने सैंपल A लेकर आया, सैंपल A लेकर आया मैं, सैंपल A। ठीक, अब इसमें मैंने वही वेनिला एसेंस की 2-3 बूंदें डाली, किसकी, वेनिला की 2-3 बूंदें डाली। फिर मैंने क्या किया कि सुगंध लिया, सुगंध। ठीक, नहीं ऐसा कर लो आप, वेनिला लेकर आया मैं, वेनिला। ठीक है, इसमें HCl की 2-3 बूंदें मैंने डाली, किसकी, HCl की। सर सूंघता हूँ, सर अभी भी खुशबू आ रही है, वेनिला की खुशबू आ रही है। इसका मतलब जो सैंपल था वो HCl था, जो सैंपल था वो HCl था। ठीक, वेनिला टेस्ट ट्यूब में है, सैंपल B लेकर आया, कुछ बूंदें डाली, सूंघा, सर खुशबू नहीं आ रही है, वेनिला की खुशबू नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना सैंपल था वो NaOH का था, क्योंकि जो क्षार वाला सैंपल है वो इस जो गंधीय सूचक था इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। ठीक, सेम ऐसा ही किसके साथ हुआ सर, लौंग के तेल के साथ हुआ। लौंग का तेल मैं लेकर आया, सैंपल A लेकर आता हूँ, कुछ बूंदें डालता हूँ, सर खुशबू नहीं आ रही है। इसका मतलब जो सैंपल है वो सर क्षार है, सैंपल NaOH का है, इसी ने खुशबू खत्म की। सर लौंग का तेल लेकर आया, ठीक है, अपने पास सैंपल B, कुछ बूंदें डालता हूँ, है ना, सूंघता हूँ, सर लौंग के तेल की खुशबू आ रही है। इसका मतलब जो अपना सैंपल था वो HCl था, HCl था, अम्ल था, क्योंकि HCl इस खुशबू को हटा नहीं पाता है। ठीक, तो ये मेरा था प्रेक्षण। सर ये क्या था, प्रेक्षण था। अब आप उस टेबल में पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना, टेबल में आप पढ़ सकते हो कि प्याज को गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जब प्याज के टुकड़े को स्वच्छ सतह पर रखकर उस पर NaOH की बूंदें डालते हैं तो प्याज की गंध समाप्त हो जाती है, तो NaOH क्षार प्याज की गंध को समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर क्या लिखा सर, तो है ना, जबकि HCl की कुछ बूंदें डालने पर प्याज के टुकड़े से, है ना, प्याज के टुकड़े से प्याज की गंध की पहचान की जाती है। HCl रहेगा तो टुकड़े से गंध आएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब वेनिला की कुछ बूंदें NaOH में डालकर विलयन को हिलाते हैं तो वेनिला की कुछ बूंदें NaOH में डालकर, ठीक है, NaOH में डालकर, ठीक है, तो मैंने इसका उल्टा आपको बताया था, तो वेनिला की कुछ बूंदें NaOH में डालेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, खुशबू, अब की बार खुशबू नहीं आती है, NaOH में खुशबू नहीं आती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब HCl में डालता हूँ तो खुशबू आती है, यानी कि HCl खुशबू को ख़त्म नहीं कर पाता है, उस, है ना, उस महक को, स्मेल को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने बताया चीज़ें वही लिखी हुई है, बस मैंने आपको क्या बताया कि मैं वेनिला का सोल्यूशन लाया, इस वेनिला में मैंने HCl डाल दिया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने HCl के लेकर आया, उसमें मैंने वेनिला डाल दिया। ठीक है, तो दोनों बातें सेम है लगभग। ठीक, बात समझ में आती है, चलिए सही है। तो बस यही निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है, बस वही चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो अपने चार्ट देखा, इस चार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से समझा और पढ़ा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष यही निकलता है कि जो HCl था, वो जो HCl का सैंपल था, है ना, वो क्या है ना, यानी कि जो HCl का सैंपल है वो अपने पास जो गंधीय सूचक होते हैं उनकी स्मेल को ख़त्म नहीं कर पाता है, और जो NaOH का सैंपल था वो गंध को ख़त्म कर देता है ना। यानी कि अगर अम्ल वाले पदार्थ, यानी कि अम्ल वाला पदार्थ अम्लीय माध्यम में खुशबू को ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए बताता हूँ। ठीक, देखिए, तो स्टेटमेंट आप ज़रा पढ़िएगा, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा। ठीक, देखिए आपको दिख रहा है कि, है ना, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि HCl अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, हम समझ चुके हैं HCl अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि HCl की वजह से स्मेल बना रहता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, जबकि NaOH क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, हम समझ चुके हैं सर, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ये स्मेल को खत्म कर देता है। क्योंकि यदि दो अम्लीय प्रकृति के पदार्थ एक समान मिलाते हैं तो गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो सिंपल सी ये बात है। ठीक, समझे। तो इसका मतलब कि
जो मेरे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सर कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, क्योंकि जब दो अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो गंध खत्म नहीं होती है, गंध बनी रहती है। और जब दो विपरीत प्रकृति वाले, एक अम्ल और एक क्षार वाले को मिलाते हैं तब वहाँ पर गंध खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास गंधीय सूचक थे वो सब अम्लीय प्रकृति के थे, अम्लीय प्रकृति के थे। तो जब इसमें मैंने NaOH डाला, क्षार डाला, तो अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो यहाँ से सुगंध खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जब मैं इस इंडिकेटर में, जब इस गंधीय सूचक में HCl अम्ल डालता हूँ तो सुगंध अभी भी बनी रहती है। तो दो अम्लीय प्रकृति के जो पदार्थ है ना, वो एक दूसरे का जो सुगंध उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, यानी कि दो अम्लीय प्रकृति के पदार्थ, ठीक है, की वजह से सुगंध आती है। ठीक, तो वही जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट NCERT में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। ये बात आप लिख सकते हो कि जब दो अम्लीय प्रकृति के एक साथ मिला जाते हैं तो गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। मैं थोड़ा समय देख लूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक, बात समझ में आती है? तो दो अम्लीय प्रकृति को अगर एक साथ मिलाते हैं तो गंध में कोई चेंज नहीं होता है, गंध बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ, मेरे ख्याल से इस तरीके से ठीक है ना? कोई तकलीफ होगी तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के फॉर्म में दिखाया और जल्दी से समझाया, क्योंकि मुझे बहुत सी एक्टिविटी आपको समझानी है। ठीक है, चार्ट में लिखा होगा तनु विलयन, क्या लिखा है? तनु HCl, फिर लिखा है तनु NaOH, लिखा है क्या? है ना? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, लिखा है तनु HCl। ठीक है, तो दो तरह के विलयन होते हैं, मैं समझा देता हूँ फिर से। ठीक है, दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक तो होता है तनु, दूसरा होता है सांद्र। ठीक है, सांद्र का मतलब होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है सांद्र HCl, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, तो सांद्र का मतलब यह है कि इस विलयन में, जैसे मैंने बोला सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि इस विलयन में HCl की मात्रा ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन में। जब भी कोई विलयन बनता है तो उसमें हम पानी डालते हैं ना, जल के साथ बनता है विलयन। ठीक, तो अगर सांद्र है तो सांद्र विलयन लिखने का मतलब क्या है? जैसे लिखा है सांद्र HCl, इट मीन्स कि इस विलयन में HCl का मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। ठीक है, मतलब HCl ज़्यादा अमाउंट में है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तनु HCl का मतलब अब की बार इस विलयन में पानी ज़्यादा है, HCl कम है, पानी ज़्यादा है, HCl कम है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट तनु HCl लिखा है, इसका मतलब कि जो मेरे पास इस अम्ल का जो सैंपल था इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है इस HCl के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये दो विलयन होते हैं, तनु तथा सांद्र। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है आपको क्लियर है, और जो मैंने आपको चीज़ें समझाई इससे पीछे वाला कि कैसे हम लोग इंडिकेटर की पहचान करेंगे, वो आपका क्लियर है। ठीक है, तो मैं समय देखता हूँ, फिर उस हिसाब से बताता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आज। ठीक है जी, तो हमने आज दो एक्सपेरिमेंट पढ़े, बहुत ही अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेरे पास अगर कोई एसिड और बेस के रिएक्शन मैं मेटल से कराऊं तो मेटल से एसिड बेस के रिएक्शन कराने पर क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है, तो मैं इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।